नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज दो मुद्दों पर बात करेंगे। सोमवार को एक अजीबोगरीब घटना हुई। आमतौर पर जुडिशरी में भी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस का रूम, वहां पर अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना हो या अप्रत्याशित घटना हो जिसकी आप उम्मीद भी ना करते हो और जो संभवतः पहले कभी घटी भी ना हो, वो अचानक से अगर घट जाए तो बहुत सारी चीजें, मैं कहूंगा कि सोचने के लिए बाध्य करती हैं कि ये स्थितियां परिस्थितियां आखिर निर्मित क्यों हो रही हैं, जिनका सर्वोच्च एक सम्मान होना चाहिए। अगर उनकी गुस्ताखी में, उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी हो, तब सोचना पड़ता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। दूसरा विषय, जरा इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि अब बिहार के चुनाव हैं, 2014, 2019, 2024। कांग्रेस पार्टी ने वैसे भी कोई तीर नहीं मारे 3 लोकसभा चुनाव में, और अगर अलग-अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव भी इसमें जोड़ लें, तो भी इस समय वो पूरे देश में केवल 3 राज्यों में है और 2 राज्यों में सहयोगी की भूमिका में है। कुछ जगह तो लोगों ने उनको सरकार का हिस्सा बनाने से इनकार ही कर दिया, जैसे जम्मू कश्मीर। ऐसे में चूंकि लगातार जनता की तरफ से उनको एक तरीके से ठुकराया ही जा रहा है, उनमें कोई भरोसा जनता का रह नहीं गया है, उनकी लीडरशिप में या राज्यों में भी आती है तो राज्य सरकारों के प्रति भी। तो ऐसे में संगठन पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इधर उधर की बातें करना, झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, और जो विषय नहीं है उनको विषय बना करके पेश करना, संवैधानिक संस्थाओं तक पर आक्रमण करना। तो अब बिहार में भी जो उनके परफॉर्मेंसेस रहे हैं, पिछले चुनाव की भी बात करें तो उनका बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहा था। 70 सीटें लड़ी थी, 19 पर जीत पाए थे। तो जरा कांग्रेस में क्या होने वाला है बिहार और बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद, जरा उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, नमस्कार। बहुत स्वागत। नमस्कार वीरेंद्र जी, ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूम में घटना हुई, एक वकील ने उनके ऊपर जूता उछालने की कोशिश की और ये नारा लगाया पकड़े जाने के बाद कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और ये घटना है जी 16 सितंबर की सीजेआई की टिप्पणी और एक याचिका खारिज करने को लेकर के। और हम देखिए साहब, एक लगातार बात तो देख बहुत रहे हैं जी जुडिशरी की तरफ से कुछ कुछ ऐसी टिप्पणियां की जाती रही हैं जिनको लेकर के जी सनातनी नाराज हैं। हालांकि इस तरह की घटना का कोई समर्थन नहीं कर सकता, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के गुस्से सामने आ रहे हैं, आक्रोश सामने आ रहा है, तो फिर माननीयों को भी, जस्टिस साहिबान को भी जरा आत्ममंथन तो करना चाहिए। देखिए, पिछले 10-11 साल में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, तब से ये धारणा, ये परसेप्शन, ऐसी घटनाएं तमाम हुई हैं, जिससे ये इस पर संदेश गया है कि सुप्रीम कोर्ट एंटी हिंदू है। कोई मुसलमान और कोई ईसाई की रिट आती है तो उसको जो है आउट ऑफ द वे जाकर के उसको स्वीकार किया जाता है, एंटरटेन किया जाता है। लेकिन अगर कोई मंदिर का मामला है, या अयोध्या काशी या काशी मथुरा का मामला है, तो उसे कहा जाता है भाई नहीं, अभी बाद में देखेंगे। तो एक ये परसेप्शन बड़ा स्ट्रांग है कि ये सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के मामले में वो हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक मानती है, हिंदुओं के
संबंधी विषयों पर। और अभी जैसे आज का मामला सोनम वांगचुक का मामला है। अब वो लद्दाख से अरेस्ट हुआ है। अब और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जाना चाहिए था। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गई उसकी पत्नी, रिट एडमिट हो गई और नोटिस जारी हो गया। तमामों मामले ऐसे हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के मामले में कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। लेकिन जो हुआ है, ये बहुत गलत है, ये अनफॉर्च्यूनेट है, ये नहीं होना चाहिए था। और ये इसलिए नहीं होना चाहिए था कि भारत एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है और ये संविधान और इस संविधान से निर्मित संस्थाएँ बड़े परिश्रम, बड़े त्याग के बाद हमको मिली हैं। और पूरे यूरोप के लिए ये अजूबा है कि ये 140 करोड़ का देश कैसे चल रहा है। और मस्त है और यहाँ पे हर 5 साल में चुनाव होते हैं, 18 चुनाव हो चुके हैं संसद के। और ये याद करना चाहिए कि विंस्टन चर्चिल ने जो उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था 47 में, आज़ादी के पहले, उसने कहा था ये देश बिखर जाएगा। और वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि जिस देश में इतनी भाषाएँ हों, इतनी जातियाँ हों और इतनी भिन्न-भिन्न संस्कृतियाँ हों और सनातन हिंदू के अलावा इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, पारसी भी है, यहूदी भी है, आर्मेनिया के लोग भी हैं, चाइना के लोग भी हैं, ये देश चलेगा कैसे? तो उनको ये समझ ही में नहीं आया कि यूरोप जो है अभी नेशन स्टेट बना है 1648 की वेस्टफेलियर ट्रीटी के बाद। लेकिन सनातन राष्ट्र तो इतना पुराना है जितना कि वेद पुराने हैं, ये उनको समझ में नहीं आया। लेकिन अब ये जो है ये जो घटना हुई है जूता फेंकने की, लोअर जुडिशरी में जजेस पे हमला, उनके ऊपर से इंक फेंकना, जूता फेंकना, खासकर गाजियाबाद में तो ये बहुत बार हो चुका है। और ये मामला केवल ये था कि एक जो था पिटिशनर, उसने केंद्रीय गृह मंत्रालय को और एएसआई को तमाम पत्र लिखे थे कि खजुराहो के एक मंदिर में विष्णु की प्रतिमा खंडित है। एएसआई को ये मैंडामस, ये आदेश कोर्ट जारी करे, इश्यू करे कि उस प्रतिमा को रिस्टोर किया जाए, उसको जो है वहां नई प्रतिमा लगाई जाए। उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उस रिट को खारिज कर सकते थे, डिसमिस कर सकते थे, कह सकते थे आप हाई कोर्ट जाइए या हम ये रिट जो है विचार योग्य नहीं है। ये इतनी एक्सट्रीम जो है सनातन धर्म के प्रति ये टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी कि जाइए विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए, जाके ध्यान कीजिए, वही बनवाएंगे। बाद में उन्होंने एक बहुत ही सपाट सा बयान दे दिया, बड़ा ब्लैंड स्टेटमेंट कि मैं सब धर्मों की का सम्मान करता हूँ। अरे धर्म तो केवल एक ही है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म थोड़ी, वो तो मज़हब है, वो तो रिलिजन है। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि धर्म और रिलिजन एक है। वो अलग बात है कि सन 95 या 96 में सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आ चुका है कि सनातन धर्म इज़ डिफरेंट, ये रिलिजन नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। और आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस बनने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं पहला बुद्धिस्ट हूँ, जो मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना हूँ। लेकिन और इन्होंने ये भी माना था कि मैं एक्सेलरेटेड रूट से बना हूँ। यानी मुझे जाति का आरक्षण का लाभ तो नहीं मिला, लेकिन मुझे जाति का फ़ायदा मिला, चूँकि मैं दलित हूँ। और 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 बीजेपी को देखिए, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना फॉर द सुप्रीम कोर्ट, जो व्यक्ति सनातन धर्म को ठुकरा करके गया, बुद्धिस्ट बन गया। और भारत के लोग जो अपने को बुद्धिस्ट कहते हैं, वो खाली बुद्धिस्ट नहीं है, वो उनके लिए बुद्धिज़्म से ज़्यादा बड़ी चीज़ जो अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएँ हैं कि मैं भगवान राम को, कृष्ण को नहीं मानूँगा वगैरह। तो उनको तो इसका भी रिएक्शन हुआ था, लेकिन उन्होंने तो अब ये धारणा बनी है कि हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म के लोग जो हैं, सेकंड ग्रेड सिटीज़न हैं और मुस्लिम और ईसाई की कोई पिटीशन आएगी, तो आप उसको आउट ऑफ द वे जाके एंटरटेन करते हैं। अब जैसे एक मामला था तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मंदिरों का मामला, वो स्टेट कंट्रोल में है। और ये मामला था कि साहब जो है अभी तमिलनाडु ने कई सौ टन सोना जो था मंदिरों का, वो पिघला के जो है उसको बेचा और उससे कई हज़ार करोड़ रुपए कमाए। ये अभी हाल का मामला है। अब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में 12 साल से चल रही थी। नोटिस जारी हो गए थे, लगातार सुनवाई हो रही थी। एकाएक
बिना कोई कारण बताए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप लोग अपनी-अपने स्टेट्स की हाई कोर्ट में जाइए। हैदराबाद जाइए, चेन्नई जाइए, बैंगलोर जाइए और और त्रिवेंद्रम हाई कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं सुनेगा। ये भी कहा गया कि साहब कोई एक हाई कोर्ट तय कर दीजिए। नहीं, नहीं, नहीं आप लोग डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट हाई कोर्ट में जाइए। तो यानी 12 साल की जो आपकी तपस्या थी, 12 साल में जो करोड़ों रुपए खर्च हुआ, कोर्ट का भी जो है बहुमूल्य समय खर्च हुआ, वो सब नाली में चला गया। ये है ये हाल है जो है क्या नाम सुप्रीम कोर्ट का। अभी इस साल जनवरी में जब संजीव खन्ना जब सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कह दिया कि साहब जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सुनवाई होगी, लेकिन हाई कोर्ट्स कोई निर्णय इस पे नहीं देंगे और वो आज तक चला आ रहा है और काशी मथुरा का मामला ऐसे ही लटका हुआ है। ये तो अब ये हो गया ना कि हिंदुओं को न्याय से वंचित किया जा रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्विनी उपाध्याय ने इस तरह की बहुत रिट कर रखी हैं, विष्णु जैन ने कर रखी है। आप उनसे पूछिए वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो अब ये जजेस को सोचना चाहिए कि ये जो आज घटना हुई है, इसकी नौबत क्यों आई है? ये ऐसा क्यों हुआ है? अब एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का कि साहब ये साहब जो है मुसलमान हैं, 5 वक़्त के नमाज़ी हैं, इसलिए इनको रिहा किया दिया जाना चाहिए और केस खत्म कर देना चाहिए। तो अब तो कोर्ट को ये भी बताना चाहिए था कि ये जो 5 वक़्त के नमाज़ी हैं, ये 5 वक़्त के नमाज़ में केवल खुदा की इबादत नहीं करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि इस्लाम के अलावा कोई मज़हब एक्सिस्ट नहीं करता। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह केवल इस्लाम ही इज़ द ओनली ट्रू रिलिजन और उसका एक पैगंबर उसका रसूल है मोहम्मद, बाकी कुछ नहीं है। सनातन धर्म जो हज़ारों साल पुराना है उसके अस्तित्व को नकारते हैं। तो ये जो है तो अब जैसे अभी 3 साल पहले संसद के भवन का उद्घाटन हुआ। वहाँ पे वहाँ पे एक सनातन धर्म के पुरोहित थे, एक क्रिश्चियन पास्टर थे और सिख ग्रंथी थे और एक मौलवी साहब थे। सबने अपने-अपने धर्म अपने स्क्रिप्चर से अच्छी-अच्छी ब बातें कहीं। मौलवी साहब क्या बोले? सबसे सर्वश्रेष्ठ इस्लाम है, बाकी कोई और मज़हब नहीं है। और आप अब याद करिए 3 साल पहले नुपुर शर्मा का मामला हुआ था। नुपुर शर्मा को लेकर के कई राज्यों में एफआईआर्स हुई। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई थी कि सारी पिटीशंस को जो है सुप्रीम कोर्ट में क्लब कर दिया जाए। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या टिप्पणी की थी नुपुर शर्मा के बारे में? और जब सोशल मीडिया सूर्य में में सूर्यकांत और पारदीवाला की बेंच ने हाँ, वो टिप्पणी की थी। हाँ, बहुत ही बहुत ही एडवर्स और बहुत ही नेगेटिव भाषा में टिप्पणी की थी। जब जब सुप्रीम कोर्ट में जब सोशल मीडिया में लोगों ने शोर मचाया और बहुत ही तीखी भाषा में अपनी प्रतिक्रिया की, तब कोर्ट को लगा कि ये भई ज़्यादा हो गया। खैर तो फिर सारी पिटीशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बुला के उन्होंने क्या नाम है ये अभी आप देखिए अभी हाल में अभी पिछले हफ्ते गवई साहब हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया मॉरिशस गए थे। वहाँ उन्होंने कहा कि भारत जो है कानून से का राज चलता है, बुलडोज़र का न्याय नहीं चलता है। लेकिन वो ये भूल गए कि बुलडोज़र एक्शन की नौबत क्यों आई? क्योंकि जो पूरा माफिया है, नौकरशाही है, जो पुलिस है और जुडिशरी है और पॉलिटिशियन है, इनका कहीं न कहीं बहुत एक कनाइवेंस है, एक गठजोड़ है। आप अतीक अहमद का मामला याद कीजिए, जो यूपी का बहुत बड़ा माफिया था और जिसकी जो है अभी आज से 2 साल पहले अप्रैल में हत्या हो गई थी, हॉस्पिटल के बाहर। कितना बड़ा माफिया था। 11 बार जजेस ने आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपने को उस केस से अलग कर लिया, रिक्यूज़ कर दिया, बेल के मामले में। 12वें जज ने उसको ज़मानत दे दी। ये मामला है। अभी मामला देखिए लास्ट ईयर जो आपकी दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर से जले हुए कैश बरामद हुआ, नोट बरामद हुए और और भारत के चीफ जस्टिस ने संजीव खन्ना ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने संसद को ये रिपोर्ट में ये सिफारिश की कि इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाए। इनके ऊपर इम्पीचमेंट चला के इनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उनके बारे में और उनके बारे में एक पिटीशन आई थी सुप्रीम कोर्ट में कि साहब इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। एक वकील ने उनको खाली यशवंत वर्मा कह दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, वो अभी भी जज हैं, उनका नाम सम्मान से लिया जाए। उनके नाम के आगे आपको जस्टिस लगाना पड़ेगा।
तो ये सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ एफआईआर करने की अनुमति नहीं दे रही है। अब और जबकि वही सुप्रीम कोर्ट जो है का जो है जस्टिस संजीव खन्ना अभी वो मई में रिटायर हुए हैं इसी साल। वो बाकायदे कमेटी बना के उन्होंने रिकमेंड किया था इसके खिलाफ इम्पीचमेंट चलाया जाना चाहिए। तो जो हुआ वो गलत हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि नाउ यू हैव टू डू सम इंट्रोस्पेक्शन। अब आपको अपने गिरोबान में झांकना पड़ेगा। और ये भी जो एक सिद्धांत है कि जज को न्यायप्रिय होना चाहिए, लोकप्रिय नहीं होना चाहिए। अगर आपको लोकप्रियता चाहिए तो आपके लिए रास्ता खुला है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। अब जैसे चंद्रचूड़ साहब जो है अब वो रिटायर हो चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अब वो बाकायदे इंटरव्यू दे रहे हैं कि राम जन्मभूमि के मामले में उन्होंने कैसे जजमेंट दिया, क्या जजमेंट था, वो डिवाइन था, ये था। और उसको लेके तमाम कंट्रोवर्सी हुई, आप सबको मालूम है। तो ये जो आज जो घटना हुई है, ये बहुत गंभीर घटना है। और ये केवल जो है जो आपके राकेश किशोर जो वकील साहब हैं, उनकी 71 ईयर्स की एज है। 71 ईयर्स की अगर एज है तो इसका मतलब वो लॉ प्रैक्टिस में लगभग उनको 5 दशक हो रहे हैं। और अगर आपने एक मुसलमान को केवल इसलिए जो है रिहा कर दिया कि वो 5 वक़्त का नमाज़ी है, तो राकेश किशोर जी भी तो कह रहे थे कि वो हनुमान भक्त हैं और रोज़ हनुमान के मंदिर जाते हैं, तो उनको भी माफ़ कर दीजिए। लेकिन बार काउंसिल ने आज आदेश जारी कर दिया कि वो देश के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये सब जो और अगर जो है कोर्ट में जो एक जो न्याय की देवी की आँख में पट्टी बंधी है और उसके हाथ में तराजू है और वो जो है पल्ला जो है वो जो है किसी के पक्ष में भारी या हल्का नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट को अपने ही जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स का पालन करना चाहिए कि समाज में ये संदेश ना जाए कि आप पक्षपाती हैं और हिंदुओं का कोई मामला होता है, मंदिर का मामला होता है, तो वो आपके लिए जो है कोई मायने नहीं रखता। अब जैसे जो मामला मथुरा ईदगाह का है, वो कृष्ण जन्मभूमि को औरंगज़ेब ने तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई। वो मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 से गवर्न नहीं होता। उसके बावजूद भी उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। तो एक बहुत लंबी सूची है सुप्रीम कोर्ट में कि किस तरीके से वहाँ पे अरविंद केजरीवाल अगर अरेस्ट होंगे तो दिल्ली हाई कोर्ट नहीं, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। और 2-3 बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल हैं, सिंघवी साहब हैं, ये सब लोग उनके लिए खड़े हो जाएंगे। तो ये जो हो रहा है कि कुछ खास मामले जो होंगे, जो वामपंथियों के होंगे, जो मुसलमानों के होंगे, जो मामले क्रिश्चियंस के होंगे, वो तो टॉप प्रायोरिटी पे लिए जाएँगे। हिंदुओं से संबंधित कोई मामला होगा, तो इट कैन वेट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। ये जो परसेप्शन बना हुआ है, मेरे विचार से ये सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे परसेप्शन का बने रहना और समाज के बहुसंख्यक वर्ग में, देश के हित में, न्यायपालिका के हित में, न्याय के हित में, ओवरऑल डेमोक्रेसी के हित में, बल्कि पूरे राष्ट्र के हित में नहीं है। ये परसेप्शन अगर है, तो इसको अवश्य एड्रेस किया जाना चाहिए। जो घटना हुई है, ये निश्चित तौर पे निंदनीय है क्योंकि किसी एक व्यक्ति को को एक पूरे इंस्टीट्यूशन की जो पूरी जो साख है, जो उसकी डिग्निटी है, जो उसकी मर्यादा है, उसको कलंकित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और निश्चित तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि अब चूँकि सीजेआई साहब ने स्वयं कहा है कि मैंने उसको माफ़ कर दिया है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो कार्रवाई की है और उसको जो है पूरे देश में हर कोर्ट से वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो अब वो पुलिस केस उस पे हुआ कि नहीं हुआ या कल होगा, नहीं होगा, मैं आज नहीं कह सकता, लेकिन बार काउंसिल ने अपना काम किया है। जी। लेकिन सवाल ये है, राम मंदिर और राम जन्मभूमि का मामला कितने सालों तक लटकता रहा, लटकाया जाता रहा। और पूरा एक गैंग था जो मुझे लगता है कि दशकों तक इस मामले को लिंगर ऑन करता रहा। 2019 में तो कपिल सिब्बल ने यहां तक बेशर्मी की हाँ, कि हाँ, हाँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा कि साहब
मतदान से पहले इसका फैसला ना आ जाए, ये भारतीय टाल जनता दीजिए। पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। इस तरह की हाँ, मानसिकता। और ज्ञानवापी का आप देख लीजिए, ज्ञानवापी को सरकने ही नहीं दिया जा रहा, केस में हमेशा अड़ंगे लगा दिए जाते हैं। हाँ, और यही मथुरा में हो रहा है, यही मथुरा में हो रहा है। जैसे कि लगा 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 18 साल बाद आया था, सितंबर 30 2010 को, और उसके 9 साल बाद फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। यानी लगभग 30 साल इसमें लग गए थे। जी। तो इसलिए भी लोगों में नाराजगी कहीं ना कहीं घर कर गई है। एक छवि ये बन गई है कि जो हिंदुओं से, सनातनियों से जुड़े हुए मसले हैं, उनको उनको टाल लेकर दो। के जज जो हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। और ऊपर से जो इनकी टिप्पणियां आती हैं समय समय पर, वो हम्म, इस बात की पुष्टि कर देती हैं। चलिए अगले विषय पर बढ़ते हैं। राहुल गांधी पहले तो मलेशिया पहुंचे साहब। मलेशिया में अज्ञातवास में रह रहे थे। बिहार में पसीना बहाने के बाद 16-17 दिन फिर वहां गए। वहां पता नहीं लगता किसी को कि मलेशिया में है, अगर वो उनके कुछ चित्र ना आ जाते सोशल मीडिया पर, तब पता लगा। वहां से वापस आए तो फिर लैटिन अमेरिका चले गए। कोलंबिया में उनके बड़े भाषण वाषण होते हुए दिखाई दिए। अब वो भाषण में भी कई चीजें ऐसी कंट्रोवर्शियल उन्होंने कह दी कि उनकी मजाक उड़ रही है कि उन्होंने कहाँ से इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली, कौन सी यूनिवर्सिटी में। कार और मोटरसाइकिल। तो ऐसी ऐसी बातें वहां जाकर के, तो ये लगातार खुद भी एक्सपोज हो रहे हैं, अपने ज्ञान का भी मापदंड माप दे रहे हैं कि मैं कितना ज्ञानी हूं। ये अपने परिवार को भी एक्सपोज कर रहे हैं, जिसके 3-3 प्रधानमंत्री रहे, और कांग्रेस की भी लुटिया डुबो रहे हैं। और जब ये सब करके एक परसेप्शन इनके बारे में, कांग्रेस के बारे में बन जाता है, और मतदाता उसके अकॉर्डिंग फिर बिहेव करते हैं मतदान केंद्र पर, तो उसके बाद कभी ईवीएम, कभी मतदाता सूची, कभी चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मैच फिक्सिंग, कभी कहते हैं कि मैं एटम बम फोड़ूंगा, कभी कहते हैं हाइड्रोजन फोड़ूंगा। तो ये अगेन अभी बिहार हो रहा है, बिहार में पता लग जाएगा इनका नाच कूद क्या है। इसके बाद बंगाल भी लाइन में लगा हुआ है। ये दो राज्य फिर इनको एक्सपोज करेंगे। देखिए ऐसा है, अब 11 साल हो गए हैं और बहुत लंबी, और इसके ऊपर 11 साल में हजारों हजारों घंटों की चर्चा हो चुकी है, बहस हो चुकी है, लाखों टन में, कुंटल में लिखा जा चुका है, अखबारों में, पत्रिकाओं में, मैगजीनों में, वेबसाइट में। मैं 2 शब्दों में पूरी बात को समेटता हूं, इट्स ए बैटल बिटवीन डाटा एंड डॉगमा। मोदी सरकार के पास आंकड़ों से सुसज्जित एक अपना ठोस परफॉर्मेंस का कार्ड है, अपनी कि उसने जनता को डिलीवर किया है। और कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास केवल डॉगमा है, हठ धर्मिता है। संसद संसद खत्म हो गई है, ठप हो गई है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, संविधान खत्म हो गया, आरक्षण खत्म हो गया, और वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो लोकतंत्र गया है। खतरे में है। ये नहीं, खत्म हो गया है, खतरे में नहीं, खत्म हो गया है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। और ये हाल तब है कि जब प्राइम मिनिस्टर की माता जी को गाली दी जा रही है, और जो कि वो दुनिया में नहीं। तो और सरकार के पास अपनी परफॉर्मेंस का इतना ठोस आधार है कि आप उसको अब नकार नहीं सकते। जिस अगर के चाहे वो डिफेंस सेक्टर में देखें, चाहे वो इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन डिप्लोमेसी के मामले में देखें। कांग्रेस के जमाने में पाकिस्तान खतरनाक था, और मोदी के जमाने में अमेरिका मजाक बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो है अमेरिका में मजाक बन रहा है कि तुम एक इंडिया से भी डील को तुम क्या धमकाओगे, कम से कम डील ही कर लो, तुम इंडिया से डील तक नहीं कर सकते। और ट्रम्प जो है 5 महीने से हर तरह का दबाव डाल के हार गए। 50 बार बयान दिया कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया,
कल जो है व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा, उसने पूरी लिस्ट गिनाई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब पीस नोबेल प्राइज के सबसे बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने इतने वॉर रुकवाए। उसमें उसने इंडिया पाकिस्तान की वॉर का भी नाम लिया। तो भारत सरकार का जो परफॉर्मेंस का मामला है, चाहे देश की इकोनॉमी हो, चाहे 45 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना हो, जाति के जहर को फैलने से रोका है मोदी सरकार ने। जिस तरीके से इनके हाथ में भारत में गांव-गांव में, घर-घर में विष बेल को और विष को फैलाने की इनकी योजना थी, जाति जनगणना के नाम पर, इस वर्ष अप्रैल में मोदी सरकार ने घोषणा कर दी कि 26 के अंत में जब जब जनगणना होगी, तो उसमें जाति की जनगणना भी की जाएगी। तो ये जहरीला मुद्दा भी सरकार ने इनसे छीन लिया। तो अब ये पागलपने में अपने बाल नोच रहे हैं। वोट चोरी का 14 के बाद से लगातार 7-8 साल कहते रहे ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम के ज़रिए वोट चोरी हो रही है। अब ईवीएम सती सावित्री हो गई, कहा सीधे चुनाव आयोग को ही की जो साख है, इसको मट्टी में मिलाओ, इसको ही खत्म कर दो। अगर चुनाव आयोग की साख खत्म हो जाएगी तो हमारे लिए सत्ता में आना आसान हो जाएगा, देश में अस्थिरता फैल जाएगी। उन लोगों का संसद में, चुनाव आयोग में, सरकार में, संविधान में, मोदी में, सब में विश्वास खत्म हो जाएगा। मुंह के बल गिरे, बुरी तरह हारे, बिहार में कोई मुद्दा नहीं बना, वोट चोरी यात्रा निकाली, कुछ नहीं हुआ। एक व्यक्ति ये शिकायत करने नहीं आया कि साहब मेरा नाम काट दिया गया और मुझको अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। तो इनके सामने अब बहुत घनघोर निराशा का समय है और ये केवल जा जाके और देश के बाहर जाकर के देश को गाली देना, देश की संसद के बारे में बुरा-भला कहना, देश के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बुरा-भला कहना, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बुरा-भला कहना, कोसना, ये अब 10 साल से ऊपर कहते हुए हो गया है ये। इस बार तो लेकिन हद हो गई। 11 इस बार तो हाँ, ये कह दिया कि भारत विश्व का नेतृत्व नहीं कर सकता, उसमें हाँ क्षमता और ही नहीं है। 11 साल में ये एक मुद्दा नहीं खोज पाए कि जो ये बता सकें कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा कौन-सा एक निर्णय किया है या केंद्र सरकार की ऐसी एक कौन-सी नीति है, जिससे देश की जनता का अहित हुआ हो। एक मुद्दा नहीं बता पाए। यूपी में योगी जी की सरकार को 8.5 साल पूरे हो चुके हैं। अब और 5 महीने में 9 साल पूरे हो जाएँगे। लेकिन इन 8.5 साल में समाजवादी पार्टी ने असेंबली में केवल 2 मुद्दे उठाए। लॉ एंड ऑर्डर खराब है और पिछड़ों का आरक्षण का हक मारा जा रहा है। कहाँ मारा जा रहा है? किस विभाग में मारा जा रहा है? कहाँ पे पिछड़ों का आरक्षण था और उनको आरक्षण के अनुसार था जो कोटे के अनुसार उनको नियुक्ति नहीं मिली, आज तक वो एक विभाग का उदाहरण नहीं दे पाए। तो ये केवल जो है ये केवल हठधर्मिता है कि हमें सरकार को गाली ही देना है और चाहे हमारा मुद्दा हो चाहे ना हो, हर मुद्दे पे हम नई गाली देंगे। जो लेटेस्ट उन्होंने अभी भड़काया जो है मुसलमानों को आई लव मोहम्मद कैंपेन चली, वो भी मुँह के बल गिरी। किसी का ध्यान ये नहीं गया कि ये आई लव मोहम्मद का जो अभियान है, वो खाली उन राज्यों में क्यों चला जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। क्या केरल के, तमिलनाडु के, पश्चिम बंगाल के, तेलंगाना के जो मुसलमान हैं, क्या वो अपने प्रॉफिट से मोहब्बत नहीं करते? खाली यूपी में करते हैं? या और क्या पंजाब में मुसलमान नहीं है? तो ये जो साजिश का जो काम इनका है, ये अब हताश हो चुके हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो ये इन्होंने गाली की गति बढ़ा दी है। और आपको याद होगा ये मैंने आपसे कहा था पिछले महीने कि एसआईआर के ऊपर जो है अब इनको सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और ये नया मुद्दा लाएँगे। और उसके कुछ ही दिन बाद सोनम वांगचुक खड़ा हो गया लद्दाख में, उसने वहाँ आग लगवा दी, पुलिस को गोली चलाने पे मजबूर किया और वहाँ हिंसा हुई और जैसे ही सोनम वांगचुक का मामला सुलटा, 26 सितंबर को कानपुर में शुरू हो गया आई लव मोहम्मद और उसके बाद जो है फिर जो हुआ बरेली में वो सबके सामने है। अब सबको बुलडोज़र का न्याय मिल रहा है। अब ये जो है बिहार के चुनाव के पहले आप देखिएगा फिर कोई नया मुद्दा लाएँगे, जिससे बिहार के चुनाव को किसी न किसी तरीके से बाधित किया जा सके। चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव को निष्पक्ष करने के लिए
17 नए कदमों की घोषणा की है और उसमें सबसे बड़ा कदम ये है कि सारे पोलिंग बूथ से लाइव वेबकास्टिंग होगी। आप अपने-अपने पोलिंग बूथ की वेबकास्टिंग अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हैं। तो अब इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, इससे ज़्यादा पारदर्शिता क्या होगी? तो लेकिन ये कोई ना कोई मुद्दा लाएँगे बिहार के चुनाव के पहले और शायद 4 और 6 नवंबर को पोलिंग है, 14 नवंबर को वहाँ काउंटिंग है और 22 नवंबर को असेंबली का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो यानी 22 नवंबर के 1 दिन पहले तक नई असेंबली का गठन होना है और जैसा कार्यक्रम चुनाव आयोग ने अनाउंस किया है, वो उसी के अनुसार हो जाएगा, ऐसा हमेशा होता आया है। लेकिन ये बिहार के चुनाव की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, उसकी साख को खंडित करने के लिए, कलंकित करने के लिए कोई ना कोई ये मुद्दा लाएँगे ताकि ये लगातार चुनाव आयोग को गाली दे सकें कि बिहार के चुनाव में ये गड़बड़ी हुई। ये करेंगे, आप देख लीजिएगा। ये चुप नहीं बैठने जी, वाले हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव है हाँ, और 14 जी। नवंबर को तो 14 नतीजा काउंटिंग है। जारी। हाँ, बहुत-बहुत ये धन्यवाद कुछ ना कुछ वीरेन जी। करेंगे। जी, जी। हाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।